हेलो मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल MWA टारगेट कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोगों की अगली क्लास होने वाली है। तो पिछली क्लास में हमने जो प्रश्न किए थे उसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो थोड़ा सा सॉल्व करने में बड़े भी गए थे। तो पेपर में कुछ ना कुछ प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, है ना। तो कोशिश आपको यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो प्रश्न मिले उसको कम से कम टाइम में करने की कोशिश करिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं हम लोग आज की क्लास का पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं, आज भी आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न लाए हैं। इसमें दे रखा है पहला प्रश्न आपका मिश्रण संबंधित है। दिया एक बर्तन में 180 लीटर नमक और पानी का मिश्रण है जिसमें 30% पानी तथा शेष नमक है। इस बर्तन में कितना लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 10% हो जाए। तो ये प्रश्न देखो बच्चा, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो पिछली क्लास में मैंने एक प्रश्न ऐसे पढ़ाया था, वो तरबूज से संबंधित था। तरबूज का प्रश्न था, उसमें उसको धूप में छोड़ दिया जाता तो सूख जाता है। सेम वैसे इसमें करना है। आपको ये देखना है कि क्या है जो स्थिर रहेगा। पानी कम ज्यादा हो रहा है, क्या भैया, पानी कम ज्यादा हो रहा है। स्थिर क्या है, नमक। पहले मिश्रण था 180 लीटर का, उस 180 लीटर के मिश्रण में 30% पानी हुआ करता था तो 70% नमक होगा, सीधी सी बात है। अब कह रहा है कितना पानी उड़ा दिया जाए, उड़ा देंगे तो कम हो जाएगा। कितना कम करना है वही तो मुझे पता करना है। मानते हैं 1 लीटर मुझे कम करना है, जितना कम करना है, जो मिश्रण बचेगा उसमें कह रहा पानी 10% हो। तो ये बताइए पानी 10% होगा तो जो नमक है वो कितना परसेंट होगा। नमक तो हमेशा हर हाल में बराबर ही होगा, बस प्रतिशतता कम ज्यादा होती रहेगी। अब इसको हम जब सरल करेंगे 100 से 100 खत्म हो गया, 9 से काटे 2 बार में, ये हो गया 140 बराबर 180 माइनस एक्स की। तो एक्स की वैल्यू आ गई 40। एक्स की वैल्यू कितना के बच्चा, 40 किलो होना चाहिए, जो कि 40 लीटर। तो आपका आंसर हो गया बी 40 लीटर, क्योंकि लीटर में चल रहा है तो हम लीटर में ही मानेंगे 40 लीटर। चले भाई देखते हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखा मेंसुरेशन से संबंधित है भैया। एक आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है 15 फुट, 10 फुट और 12 फुट। इसमें एक दरवाजा भी है 4 फुट, 4 फुट गुड़े 6 फुट का, यानी 6 बाई 4 का दरवाजा है। 2 खिड़कियां हैं 5 फुट बाई 5 फुट की, 2 खिड़कियां यानी 5 बाई 5 की। और आगे कह रहा है 14 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से दरवाजे, खिड़कियां तथा छत और फर्श को छोड़ देना है। दरवाजा नहीं लेना है, खिड़की नहीं लेना है, छत नहीं लेना है, फर्श नहीं लेना को छोड़कर कमरे की आंतरिक दीवारों की रंगाई करने का खर्च क्या होगा। यानी अंदर की दीवार, 4 दीवार हो गई, अंदर की दीवार को रंगना है और रेट क्या है 14 रुपया प्रति वर्ग फुट। अब चलो बच्चे बताओ, लंबाई कितना दिया भैया, लंबाई दे रखा है 15 फुट, चौड़ाई दिया है 10 फुट, ऊंचाई दे रखा है 12 फुट। तो आपको पता होना चाहिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। चारों दीवारों का, चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है बच्चा 2HL प्लस बी, 2HL प्लस बी। तो 2 गुणे ऊंचाई कितना बच्चा 12 है, लंबाई और चौड़ाई 15 प्लस 10 है। यहाँ पे हम मान निकालेंगे तो 24 गुणे में 25 गुणा करेंगे तो 25 का 100 यानी 500, 100 यानी 600। कितना भैया 600 स्क्वायर फीट। चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया 600 स्क्वायर फीट। आपको एक चीज और समझना है, 600 आ तो गया, इसी 600 में ये दरवाजा भी होगा और 2 खिड़कियां भी होगी। तो एक काम कर लेते हैं, हम दरवाजा और खिड़की हम हटा देते हैं। कैसे, दरवाजे का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणे 4, 6 चौके 24, और खिड़की जो है वो खिड़की भैया 5 बाई 5 की है, लेकिन 2 खिड़की है तो 5 5 पचम 25 दूनी 50, टोटल 50 भी 70 4 74 कम हो जाएगा। तो 600 में
600 में बच्चा 74 हम कम कर देंगे, 600 में 74 कम कर देंगे, बचेगा 526। क्या रहा? 526, यानी 526 स्क्वायर फीट, 526 स्क्वायर फीट का मुझे रेट चाहिए। और रेट कितना का भैया? 14 रुपया। रेट कितने का बच्चा है? 14 रुपए का। तो हम क्या करेंगे, इसमें 14 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक स्क्वायर फीट का 14 रुपए, तो 526 स्क्वायर फीट क्या हो गया, हम गुणा करेंगे। 14 × 84 हासिल 8, 14 दूनी 28, 8 हो गया 36, 3 14 × 5 70, 70 3 73, आपका हो गया 7,364 रुपए रंगने का खर्च। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, हमने क्या किया, पहले चारों दीवारों को क्षेत्रफल निकाला तो टोटल आया 600, लेकिन हमको खिड़की दरवाजा नहीं लेना, तो दरवाजा 6x4 का उसको हटाना है, खिड़की 5x5, लेकिन 2 खिड़की, तो टोटल 74 हटा देना है। हटा दिए, जो बचा उसका रेट है रंगने का 14 रुपया वर्ग फुट, गुणा करेंगे, टोटल खर्च आ गया 7,364 रुपए। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न आपका दे रखा है 2016 में एक स्कूल में 2000 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 60% लड़के हैं। यदि आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 100 नए लड़के और 60 नई लड़कियां भर्ती होती हैं। अब जरा बताओ भैया, 2016 की बात कर रहा, कब की? 2016 की बात कर रहा। कितने बच्चे हैं? 2000 बच्चे। इन 2000 बच्चों में लड़के कितने हैं भैया? लड़के बॉय कितने हैं? कितने भैया? 60%। और लड़कियां बचेंगे कितने फिर? 40%। 2000 का 60% निकालेंगे तो आएगा 1200, और 40% निकालेंगे तो आएगा 800। अब चलो ये तो हो गया, ये इनकी संख्या आगे बच्चा, ठीक है ना, यानी 1200 और 800। अब क्या कह रहा है, यदि आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष 100 नए लड़के 60 नई लड़कियां भर्ती होती, हर साल 100 लड़के आएंगे और हर साल 60 लड़कियां नहीं आएंगी, तो 2018 में 2016 से 18 कितना दूर है भैया? 2 साल मुझे आगे जाना है, तो 2 साल भर्ती होंगे, तो एक साल में 100 बच्चे होते हैं, तो 2 साल में 100 दूनी 200 बढ़ जाएंगे। इसमें लड़कियां भर्ती होती 60, हो गई 120, टोटल लड़के हो गए 1400, लड़कियां 8 एक हो गई 920। पूछा क्या है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा, ये रेशियो में चाहिए। 0 खत्म, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, 4 पंचे 20, आ गया आपका 35 अनुपात में, 35 अनुपात में 23। इस प्रश्न का आंसर 35 अनुपात में 23, ऑप्शन नंबर बी। चले भैया, चलो भैया अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 20 नारंगी 25 रुपए में खरीद कर 25 नारंगी 20 रुपए में बेची जाए तो कितने % लाभ होगा? जब वस्तु और रुपया में खरीद के वस्तु और रुपया में बेचा जाए, आप एक काम किया करिए, आप लिखिए यहाँ पे क्रय, पहले खरीदिए, फिर आप लिख लिया करिए विक्रय बेचना। कैसे? अब यहाँ पे रुकिए रुपया, यहाँ पे लिखिए वस्तु, बस आपको हर प्रश्न में यही करना है। जब वस्तु में खरीद के रुपया में, वस्तु में रुपया में बेच दिया जाता तो ऐसे लिख देना, और रुपया वस्तु। अब खरीदे कैसे, कितने रुपया? भाई खरीदे 20 नारंगी 25 रुपया में 20 खरीदे। अब बेचे कैसे? 25 नारंगी 20 रुपया में, 25 नारंगी 20 रुपया में। तो पूछ रहा कितने % की हानि होगी। ऐसे प्रश्न में ध्यान दो, तिरछा गुणा कर देंगे, यानी तिरछा गुणा करने का मतलब हो गया इसका गुणा यहाँ हो गया, इसका गुणा यहाँ हो गया, तो जिसके रुपए में गुणा होगा वही मूल्य निकलता है। जैसे 25 का यहाँ 25 में गुणा हुआ है, क्या ये क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य आपका आ गया 625। अब विक्रय मूल्य क्या आ गया भैया? 20 20 में 400, तो 625 में खरीद के 400 में अगर आप बेचोगे तो आपको हानि होगी। कितने की हानि होगी भैया? तो 225 की हानि होगी। यही हानि पूछ रखा है प्रतिशत में। प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे में बच्चा हो गया 100। हम 25 से काटेंगे, 25 नहीं है 225, 25 पचा में 625, 25 चौका 100, तो 9 का 4 में गुणा हो गया, तो भैया 36% की हानि होगी। ऐसे सौदे में 36% की हानि हो रही है, ठीक है ना। इसमें जब गुणा करेंगे तिरछा, तो जिसमें रुपए का गुणा होगा वही आपका मूल्य निकलता है। जैसे 25 का 25 में गुणा हुआ तो यहाँ रुपए में गुणा हुआ, तो रुपए की कीमत निकली, इसमें ये निकल गया, तो 25% में 625 क्या निकलेगा? क्रय मूल्य। बेचने का यहाँ हो गया। क्लियर है भैया? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दे रखा है 108 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा से आ रही 112 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। आपको एक चीज पता होगा, जब रेलगाड़ियां दो हैं और दोनों विपरीत दिशा में चलती है तो विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुड़ जाती है। इसका सीधा सा उदाहरण एक्सीडेंट ले लीजिए। यदि कोई सामने से आपको धक्का मार दे, सामने से एक्सीडेंट होता है तो आपको पता होगा सामने एक्सीडेंट होने पर पता चला कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, गाड़ी टूट गई। यदि पीछे से कभी किसी ने धक्का आपको मार दिया, पीछे से धक्का मार दिया, तो हो सकता है आपको उतना चोट ना आए जितना सामने से टकराने पे हुआ था। क्यों? क्योंकि जब विपरीत दिशा में दो चीजें आती तो दोनों की चाल एक दूसरे में जुड़ जाती है और एक ही दिशा में जाने पर चाल कम हो जाएगी। समझ में आया? तो 108 मीटर लंबी पहली वाली है, दूसरी वाली 112 मीटर लंबी है और पहली वाली की चाल दे रखा 50 मीटर पर सेकेंड, दूसरी वाली की पूछा है, लेकिन मिलती कितने समय में? 6 सेकंड में पार कर जाती है। जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरी खुद की लंबाई होती है। खुद की लंबाई मतलब ऐसी कंडीशन में लंबाई जुड़ जाएगी। पूछ रखा दूसरी रेलगाड़ी की चाल। देखो पहली की चाल दे रखा 50 किलोमीटर प्रति घंटे, हम दूसरी की मान लेते हैं, दूसरी की मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटे। जब एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल क्या होगा भैया? जुड़ जाएगा। तो आपको पता होगा फार्मूला, चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे बच्चा समय होता है। दूरी कितना, आप देखिए चाल कितना हो जाएगी, पहली का हमने x मान लिया, दूसरी पहली 50 दिया है हमको, क्या कि पहली के 50 दे रखा, दूसरी का हमने x मान लिया, ठीक है ना। ये हो गई चाल। दूरी क्या भैया? दोनों गाड़ियों की लंबाई ही दूरी हो जाएगी, यानी 108 प्लस 112 और समय बच्चा कितना? 6 सेकंड। यहाँ देखो जो गाड़ी की लंबाई है मीटर में, समय किस में? सेकंड में, और यहाँ चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको हम बदल लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बदलना है, कितने गुणा? तो भैया 5/18 गुणा करेंगे। अब हम इसको सरल करिए तो 6×3 हो गया 18, यानी 50 प्लस x गुणे में 5/3 बराबर ये हो गया 12×8 = 20। 220 बराबर किसके? बटे में कुछ नहीं बचेगा, कोई बात नहीं, छोड़ जाने दो, नहीं बचा तो ये 220 रहने दो, बराबर 220 के, ठीक है ना। तो ये तो कट गया। अब क्या किए? 5 से काटे, 44 बार में 44 का 3 में गुणा हुआ, तो 44 का जब 3 में गुणा हुआ तो 4×3 = 12, 4×3 = 12, 13, 132 हो गया। x की वैल्यू 132 से 50 घटा देंगे तो 8×5 = 13 यानी 82। आपका आंसर हो गया 82 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी यानी 82। ठीक है भाई। चाल हमेशा जब विपरीत दिशा में जाएंगी चाल हमेशा जुड़ जाएगी। दूरी तो हर हालत में जुड़ती है, चाहे वो एक ही दिशा में पार करें चाहे विपरीत दिशा में, ट्रेन की लंबाई हमेशा जुड़ जाएगी। ये दो ट्रेनें हैं और समय क्या दिया है? सेकंड में। तो एक काम किए, मीटर पर सेकंड ये हो गया, तो यहाँ भी मीटर पर सेकंड चाहिए। चाल को हमने बदल लिया 5/18 गुणा करके और हमने सॉल्व किया तो आ गया हमारा आंसर 82 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। या अगला प्रश्न दिया है, एक वृत्त के चतुर्थांश के आकार में कागज का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखो भैया, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश समझिए, पहले एक सर्किल हो गया, चतुर्थांश का मतलब चौथा अंश, यानी आपको देखिए लेना क्या, ये तो वृत्त हो गया, चौथा अंश चाहिए मतलब सिर्फ इतना, देखो इतना, ये ऐसे दिया बच्चा है, ठीक है ना, यही है चौथा अंश आपका, यही ना। ऐसे कोई कागज है कहिए तो इसको मिटा दिया जाए, देखो इसको कहिए तो हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, सिर्फ इतना सा कागज है, समझ लो, ठीक है ना। अब देखो समझो, पहले एक चीज और समझ, इसको मिटा तो दिए हैं लेकिन इसको पहले समझिए, एक चीज और समझना भैया। मान लीजिए ये वृत्त पूरा था, हमने मान लिया भैया, ठीक है ना, चलो मान लेते हैं ये वृत्त था, ठीक है ना, हमने डॉट कर दिया। अब कह रहा है वृत्त यानी चतुर्थांश के आकार का कागज का टुकड़ा है, इसका परिमाप दिया 75। अच्छा बताओ जरा, वृत्त के आकार के चतुर्थांश का टुकड़ा है, तो इसमें देखो इसका परिमाप में क्या क्या होगा? परिमाप में देखो 2 त्रिज्या होगी और ये मान होगा। ये क्या होता है बच्चा? ये होता है इस पूरे वृत्त का चौथाई, यानी 2r प्लस 2πr, वृत्त का परिमाप होता है 2πr का चौथाई, बराबर दिया है 75 के। हम इसको जब सरल करने चलेंगे बच्चा तो हो गया 4 दूनी 8r प्लस 2πr बट बराबर हो गया 75 गुणे में यहाँ 4 चला जाएगा। क्लियर है ना। अब क्या किया हमने, इसमें क्या किया देखो भैया, 2r हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, बचेगा यहाँ 4
प्लस क्या बचेगा, पाई बचेगा, ठीक है ना, बराबर 75 गुणे बच्चा क्या आया 4। हम 2 से काट दिए, 2 दूनी हो गया 4। इसको जब हम सरल करेंगे तो यहाँ पे हम पाई का मान रख देंगे, तो पाई का मान रखेंगे तो आएगा भैया 22/7 बराबर 75 दूनी हो गया ये 150। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 7 चुके 28 और 28 बाई जोड़ेंगे तो हो गया 50, यानी यहाँ पे मान आ गया 50 गुणे में बटे में 7 बराबर किसके 150 के। हम इसको सरल किए तो 50 दिए 150 और 7 का 3 में गुणा हुआ तो r का मान हो गया बच्चा 21। त्रिज्या कितनी आ गई 21। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल मतलब यही जो भाग है इसका एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो ये बताइए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, ये तो चौथाई है तो क्षेत्रफल भी तो चौथाई हो जाएगा। यहाँ पे पाई का मान 22/7 हो जाएगा, 4 के बगल में आ गया और त्रिज्या हमारी 21 गुणे हो जाएगी 21। हम जब सरल किए तो 7 यही 21, 2 दूनी 4, 2 से काटे 11, 11 का 3 और 21 में गुणा करेंगे तो 11 3 33, तो 33 से कम 33 हासिल 3 बचा 33 दूनी 66 3 69, 6 69 बटे में 2 हमने भाग किया, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 यानी 346.5 उसका एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो गया 346.5। चले भैया हम लोग आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, अगला प्रश्न दे रखा है, देखो भैया अगला प्रश्न दिया है 3+1 ब्रैकेट में दिया, फिर दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 3² + 1, फिर आगे दिया 3/4 + 1, ऐसे करके दिया है 3/16 + 1 का सलीकृत मान होगा। अब देखो अगर आपको उसमें देखना है, इसको हम सरल करने चलेंगे मान निकाल के तो भैया बहुत बड़ा हो जाएगा। मान निकाल के जोड़िए, मान अगर निकाल के जोड़ने चलेंगे यहाँ तक तो चलो ठीक है, फिर 3 घात 8 निकालेंगे, 16 निकाल के जोड़ के निकालेंगे, गुणा करना तो बहुत झंझट हो जाएगा। लेकिन ऐसे करना नहीं, करना क्या देखो, यदि हम इस प्रश्न में ऊपर और नीचे, ऊपर 2 का गुणा कर दे नीचे 2 का भाग कर दे तो देखो क्या बन जाता है। ऐसे प्रश्न में अगर हम गुणा कर देते क्या बन जाता है, देखो क्या बना, देखो इस 2 को हम लिखेंगे, इस 2 को हम लिख सकते भैया 3 - 1, यहाँ तो 3+1 पहले से विराजमान है, ये हो जाएगा 3² + 1 पहले से, 3/4 + 1 ये भी पहले से रखा है, 3/8 + 1 ऐसे दिया है, फिर 3/16 + 1 हो जाएगा, अपान में हो गया बच्चा 2। अब यहाँ पे दिख रहा होगा ये a - b और a + b हो गया, a - b a + b होता है a² - b² यानी 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। अब ये एक ब्रैकेट में हो गया, फिर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3² + 1, 3/4 + 1 हो जाएगा 3/8 + 1, 3/16 + 1 बटे में फिर बच्चा हो जाएगा 2। अब फिर देखो यहाँ फिर ये -1 हो गया, यानी a - b a + b यानी ये फिर a² बन जाएगा किसका 3/4 - 1 a² - b²। अब यहाँ पे फिर आ गया 3/4 + 1, 3/8 + 1, 3/16 + 1 बटे में हो जाएगा आपका 2। ऐसे अगला बनेगा, इसमें भी ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको छोटा कर लेते, कैसे छोटा कर लेंगे बच्चे, देखो इसका कैलकुलेशन जब करेंगे हम लोग, इसका जब कैलकुलेशन करने चलेंगे इसके साथ फिर बना के 3/8 बना देगा। अब 3/8 मिला के 3/8 मिल जाएगा ये तो 3/16 बना लेगा, यानी लास्ट में जब इसको सेल करते जाएंगे अगली कड़ी में तो यहाँ पे बन जाएगा लास्ट में 3/17 - 1 और 16 3/16 - 1 3/16 यहाँ हो गया +1 बटे में क्या हो जाएगा 2। अब फिर यहाँ देखो बन जाएगा a - b और a + b, अब फिर से a - b a + b हो गया तो a² - b² यानी 3/32 - 1/2। इस प्रश्न का आंसर 3/32 - 1 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखो है ना कमाल की बात, क्या किया गया, बस कहते हैं ना छोटी सी चिंगारी जंगल को राख बना सकती है। वैसे देखो इतने बड़े प्रश्न के लिए हमने सिर्फ क्या किया 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिए, बाकी पूरा का पूरा उसने खुद ही समेट के खत्म कर दिया, ठीक है ना भाई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो भैया अगला प्रश्न दिया है, ठीक है ना, अगला प्रश्न दिया 0.5
जीरो, छः से चला जाएगा, गुणे 2.444 से चला जाएगा। तो आपको पता होगा जब कोई अंक रिपीट होने लगता है उसको रोकने के लिए उस पर हम क्या लगाते थे भैया, बार। इसको हम लिख सकते हैं 0.06 ऊपर बार। अब इसको भी लिख देंगे हम गुणे में 2.4 के ऊपर लिख देंगे भैया बार। अब इसको जब हम सरल करने चलेंगे इसको हम लिख सकते हैं, बार का मतलब देखो बार का नियम क्या होता है, बार का नियम दशमलव हटाने का, पहले तो पूरा अंक लिख देंगे, फिर जिस पे बार नहीं रहता वो घटाते, तो ऐसा कोई अंक है नहीं इस पे बार नहीं लगा हम घटा दें, ऐसा तो है नहीं। बटे में क्या लिखते हैं, जितने अंक पे बार रहेगा उतना 9, एक अंक बार है तो एक 9। अब दशमलव और बार वाले अंक के बीच, दशमलव और बार वाले के बीच यदि कोई अंक शेष है तो उतना 0, एक अंक शेष है तो एक 0 रह गया, यानी 6/90 इसका मान हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2.4, यानी इसको लिखेंगे पूरा 24 माइनस 2, पूरा लिखेंगे, जिसपे बार नहीं रहता वो घटता, बटे में जितने अंक पे बार रहता उतना 9 रखेंगे, बस यही करना, बीच में कोई अंक है नहीं। अब क्या किए, अब लिखेंगे 6/90 गुणे में 22/90, क्लियर है ना, ये तो करेंगे हम। अब क्या किए भैया, अब गुणा कर लेते हैं, अभी तो कटेगा नहीं, कहीं तो काट के छोटा कर लिया जाए, काट ले, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, यानी ऊपर हो गया 22 दूनी 44 और यहाँ हो गया 270। अब क्या करना है हमको, 44 में हमको भाग क्या करना भैया, भाग करना हमको 27 से भाग करो, 0 से नहीं भाग करो, सिर्फ 27 से भाग करो, तो 27 एकम 27, बचा कितना भैया, देखो 13 4 17 बच गया ना, 17 बचा। अब दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ गया। अब कितनी बार, 25 6 150, लगभग 6 बार जाएगा बच्चा, देखो 6 बार गया तो 6 7 42, 4 हो गया, 6 दूनी 12 4 16, 162 जाएगा, 8 बच गया। अभी फिर दशमलव लगा, 0 बढ़ा देंगे, 25 3 75 और 27 3 81, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। तो देखो अभी हमने क्या किया था, सिर्फ 27 से भाग किया, जब एक 0 से और भाग करेंगे जो दशमलव यहाँ लगा हुआ था दशमलव 1 के बगल आ जाएगा, यानी जो भी आएगा आंसर 1 6 2 करके आएगा। ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी 0.162, इस प्रश्न का आंसर हो गया 0.162, क्लियर है ना, 0.1628। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न दिया, एक्स वाई का मान क्या होगा, एक्स वाई का मान क्या होगा अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया 45 और एक्स माइनस वाई बराबर दिया है 5। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्स माइनस वाई की वैल्यू दिया है 5, यानी हो गया ये 5 स्क्वायर, इसका भी मान दिया है 45 माइनस 2xy, 5 का वर्ग 25 हो गया, 45 माइनस 2xy, इधर 2xy आएगा पॉजिटिव हो गया, 45 में 25 घटा तो 20 हो गया, 2 से काटा हमने तो 10 हो गया। xy का मान पूछ रखा था, xy की वैल्यू आ गई 10। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर। चलिए भाई देखते हैं ये प्रश्न दिया, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है, तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। जब ऐसा प्रश्न दिया यानी 4 भाई और इनके भाइयों की आयु का जो अंतर है 4 साल, यानी सबसे छोटे का अगर मान लिए यक्ष, तो इनसे जो बड़ा होगा वो 4 साल बड़ा होगा, इससे जो बड़ा होगा इनसे भी 4 साल बड़ा होगा, और जो इनसे बड़ा होगा वो इनसे भी 4 साल बड़ा होगा, यानी और इन सभी की आयु का योग दे रखा है 56 साल। इसको हम सरल करेंगे तो आएगा 4x, 4 8 12 12 हो गया, 24 बराबर किसके 56 के, तो 4x बराबर 56 में से 24 घटा गया 32, 4 से हमने काटा x बराबर आ गया भैया 8। क्या इसे पे यही पूछा है, ये नहीं पूछा, पूछा क्या सबसे बड़े भाई की आयु, तो सबसे बड़ा वाला भाई है क्या x प्लस 12, यानी बड़ा वाला भाई का पूछा है, तो 8 प्लस 12, 12 8 हो गया 20, बच्चा कितने साल का 20 वर्ष है, सबसे बड़े भाई की आयु कितने भैया 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न भैया दिया 6 7 15 17 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपात में हो जाएंगी। जब कभी ऐसा प्रश्न दिखे, चाहे वो जोड़ने के लिए कहे बच्चा चाहे घटाने के लिए, बस एक नियम आपको सीखना है, सभी आ जाएगा। कैसे, इसमें देखो लिखा है 6 7 15 और 17,
आपको दिख रहा है ये दोनों बाहर के पद हैं, ये दोनों अंदर के पद हैं। आपको सिर्फ इतना सा करना है, वाह्य पदों का गुणनफल, किसका भैया, वाह्य पदों का गुणनफल। देखो 17 और 6, 17 6 का गुणा किए तो 17 6 का 102 हो गया, ठीक है ना। तथा अंतः पदों का गुणनफल 15 से तो क्या हो गया 105। वाह्य पदों का गुणा कर लीजिए, अंतः पदों का गुणा कर लीजिए और इनका अंतर कर लीजिए। इनका अंतर क्या आ गया 3। अंतर चाहिए ना कि माइनस में डिफरेंट कितना है, बस इतना ध्यान दीजिए। अंतर कितने का बच्चा 3 है। और क्या करना है, जिनको जिनको गुणा किए यानी बाहर बाहर गुणा किए ना अंदर का, वैसे क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। तो बाहर बाहर का जोड़ 17 6 23 और अंदर अंदर का जोड़ 15 7 22, इनका भी अंतर कर लीजिए। इनका अंतर कर लेंगे तो क्या आएगा 1। गुणनफल के जो अंतर में आया था और ये जो योग करके लाए थे अंतर, इसमें से भाग कर दीजिएगा, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। चाहे बच्चा जोड़ने के लिए क्या, चाहे घटाने के लिए, करना क्या, वाह्य पदों का गुणनफल, वाह्य पदों के गुणनफल में से अंतः पदों गुणनफल को घटा लेना है, फिर वाह्य पदों के योगफल में से अंतः पदों के योगफल को घटा लेना है, जो भी आएगा भाग कर दीजिएगा, जो भागफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे जोड़ने वाली सवाल हो चाहे घटाने वाली सवाल हो, उसमें आपका आंसर यही ऐसे ही आएगा, ठीक है ना बच्चा। चलो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है, देखो भैया अगला प्रश्न दिया है 5। इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये कि ये जो प्रश्न लिखा हुआ है थोड़ा सा स्पष्ट नहीं लिखा जा चुका है, यानी इस प्रश्न में आंसर होगा, देखो इसमें क्वेश्चन जो होगा यहाँ 5 होगा, फिर यहाँ पे कड़ी रहेगी, यहाँ पे 3 होगा, फिर यहाँ पे कड़ी रहेगी, यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे 3 की पावर रहेगा 3। इसका आपसे मान पूछा है बच्चा, क्या पूछा है, इसका मान पूछा है। तो आपको पता होगा, आपको पता होगा यहाँ पे 3 की पावर 3 रहेगा ही रहेगा, क्या रहेगा 3 की पावर 3। अब यहाँ पे जो लगा यानी वर्गमूल है, घनमूल है, पांचवा, अब करना क्या रहता है, यहाँ पे जो रहता कड़ी के अंदर वो हमेशा बटे में जाता है। बटे में क्या आ जाएगी, गुणा कर लो बस, ये घात रहेगी, इसका गुणा करो, 2 तिहाई 6 6 पंचे 30, ये सब किसमें आ जाएगा बटे में। 3 तो था ही, अब ये क्या आ गया बच्चा बटे में आ गया, तो 3 से काटेंगे, 3 धाम 30, आपका आंसर हो गया 3 घात 1/10, 3 घात 1/10। इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्या किया हमने, घात तो रहेगा 3 और यहाँ पे जो कड़ी मिलेगी सबको गुणा करो, 2 3 6 पंचे 30 यानी 3/30, ये सब बटे में जाता था यानी आ गया 1/10, 3 की पावर 1/10। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते भैया। अगला प्रश्न दिया है 90 × 42 × 320 × 55 को 3 की पावर m से विभाजित किया जाए तो m का अधिकतम मान। इसमें देखो 3 की पावर m नहीं होगा, यहाँ पे 3 की पावर m होगा, 3m नहीं होगा, 3 की पावर m होना चाहिए। 3 की पावर m से काटा जाए तो m का मान अधिकतम क्या हो सकता है। देखो 90 लिखा है, 42 लिखा है, 324 लिखा है और 55 लिखा है। हमको काटना 3 हमारे पास कितना मिल जाए, ये कहा ना हमको कितना 3 मिल जाए, कितना ज्यादा 3 मिल जाए कि इसको हम काट दें। भैया हमको 3 कितना ज्यादा चाहिए, क्यों घात में चाहिए ना, अगर घात 1 मिला तो 3 एक बार, m का मान 2 लेंगे तो घात 3 2 बार मिलना चाहिए। वैसे इसमें कितना 3 मुझे मिल जाए कि कट जाए, तो सीधी बात हमको 3 ढूंढना है। तो बताओ भैया 90 में कितना 3 मिलेगा, 90 काटें, 3 से काटेंगे 30, फिर काटेंगे यानी 3 गुणे 3 गुणे क्या आ जाएगा बच्चा 10। 42 को काटे, 3 से काटे, 3 दूनी 6 सते 42, 324 काटे, देखो 324 को जब हम देखेंगे काटेंगे तो आएगा 3 एक कम 3, 3 और 24 अभी और कटेगा, 3 3 9, 3 6 18 भी और कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3 दूनी 6 भी और कटेगा, 3 चौके 12, देखो 3 बार 4 बार मिला, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे में 4 मिला, यही ना, को 4 बार 3 मिला है, उसके बाद फिर 4 मिलेगा, ठीक है ना। 55 में क्या मिलेगा, क्या 55 में नहीं मिलेगा, छोड़ इसको रहने दो। बटे में क्या करना है 3 पावर n, कितना हमको 3 चाहिए बस यही। देखो जितना अंश में 3 होगा वही तो मेरे पास होगा 3, तो अंश में मुझे कितना 3 मिला, देखो 1 मिला 2 1 मिला 2 मिला 3 मिला 4 मिला 5 मिला 6 मिला 7 मिला, हमको कितना 3 मिल रहा है, सिर्फ 7 3 ऊपर मौजूद है। और यही तो कह रहा कितना 3 से काटा जा सकता है, कितना 3 भाई, जितना 3 ऊपर होगा उतने 3 से अधिकतम काट सकते हैं। कितना 3 होगा, अधिकतम 7 3 हो सकता है, यानी m का मान क्या हो जाएगा 7, m का मान अधिकतम 7 हो सकता है बस, ठीक है ना बच्चा, क्योंकि जितना अंश में 3 होगा उतने से तुम काट सकते हैं, ठीक है ना। पता चला नीचे एक और 3 ले लिए और कटवाई नहीं करेगा, दशमलव ला देगा, यही तो करेंगे ना। तो जितना अंश में 3 होगा वही तो हमको पूरा पूरा काटना है, तो क्या हो अधिकतम
अधिकतम 7 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दिया 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, गुणे 3 की पावर 3, 4 पावर 4 डॉट 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 करके चला गया है भैया 25 तक, है ना। चलो 25 तक चला गया। जब कभी ऐसा प्रश्न दिखे जितना आधार उतनी घाट बढ़ती जा रही है, तो एक काम करो, जहां तक पहले जाए, जहां तक जाए आपको ढूंढना क्या रहता है, 0 निकालने के लिए 5 ढूंढना रहता है ना। आप क्या करेंगे, जहां तक जाए वहां से 5 से शुरू करिए और 5 5 लिखते जाइए बढ़ा के, यानी 5 10 15 20 25, 25 तक गया ना, तो हम 25 पर जाके रुक लेंगे। हम इन सब को जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, इनको सब को जोड़ लेंगे। जब कभी ऐसा प्रश्न मिल जाए, देखो समझो, हमको 5 ढूंढना है, जितना आधार उतनी घात ऐसे करके बढ़ता गया, तो जहां तक जा रहा 5 से शुरू करते हुए 5 5 करके जोड़ते जाएंगे, 5 10 15 20 25 तक गया, 25 तक गए। अब क्या किए, उसके बाद क्या देखिए, 5 तो ढूंढ लिए। अब देखिए 25 बीच में एक ऐसी संख्या पड़ी होगी, 25 में 5 तो मिला ही होगा, प्लस 25 में दो बार 5 मिल जाता है। तो अब क्या करेंगे, इस 25 में क्या करेंगे, अब 25 का पहाड़ा को जोड़ते जाएंगे और 25 का पहाड़ा वहां तक जोड़ेंगे जहां तक आखिरी संख्या रहेगी, उससे ज्यादा नहीं जोड़ेंगे। तो यदि हम इसको जोड़ते जाएंगे तो 25 सिर्फ 25 तक जोड़ेंगे, क्योंकि जैसे 25 बढ़ा के 50 करेंगे तो ये हम इससे बढ़ जाएंगे, तो हमको 50 नहीं लेना है, इन सबको जोड़ लेना है। तो इसको जोड़ लेते तो 5 10 15 15 30 20 50 50 25 75 और 75 25 हो गया 100। इस प्रश्न में शून्य की संख्या हो जाएगी 100, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते भैया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखें, चलिए ये प्रश्न दिया साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों है। इसमें दिया किसी राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपया और उसी राशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये। तो साधारण ब्याज मैंने बताया था, साधारण ब्याज में होता है बच्चा हर साल हर वर्ष बराबर ब्याज मिलता है, हर वर्ष जो ब्याज मिलता है वो बराबर मिलता है। जो पहले साल ब्याज मिलेगा वही दूसरे साल, वही तीसरे साल, वही चौथे साल, वही हमेशा ब्याज मिलेगा। तो इसमें ये बताओ 3 साल में साधारण ब्याज 225 मिला है, इसका मतलब ये 3 वर्ष का ब्याज है ना, 3 वर्ष का ब्याज मिला है 225 रुपया, तो 1 साल का ब्याज मिलेगा 75 रुपया, यही तो है ना। 1 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वो 75 रुपया मिलेगा, 1 साल के ब्याज साधारण ब्याज 75 रुपया मिल रहा है। और कह रहा है उसी राशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है भैया, चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले साल ब्याज मिलता है यदि उसको भी आप छोड़ देंगे तो उस पर भी आपको ब्याज मिलता है, यानी ब्याज पर ब्याज मिलने लगेगा। तो एक चीज में कॉमन क्या होती है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में एक चीज कॉमन क्या होती है, पहले साल जो साधारण ब्याज मिलता है वही पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, यानी 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। यदि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 153 मिला है, 2 वर्ष में CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 153 रुपया, तो इसमें पहले साल का जो ब्याज 75 रुपया मिल रहा है वो तो होगा ही होगा ना। तो दूसरे साल भी इसमें 75 मिलना चाहिए था, लेकिन 75 मिलता तो 150 होता, हो कितना गया 153, यानी 3 रुपया एक्स्ट्रा मिला। जो 3 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है वो 3 रुपया क्यों एक्स्ट्रा मिल रहा है, पहले साल जो ब्याज था उस ब्याज पर ब्याज लग गया, यानी 75 रुपया में 1 साल पे 3 रुपए का ब्याज मिला। 75 रुपए में 1 साल में किस रेट से मिला यही चाहिए, और 3 रुपया ब्याज, यानी SI बराबर PTR/100। हम इसको सरल किए, 25 3 75, 2500 का 100, 3 3 खत्म। R का मान कितना हो गया 4%, ब्याज की दर आपकी आ गई 4% वार्षिक। क्या पूछा आपसे, पूछा निवेश किया गया मूलधन मते, मूलधन चाहे साधारण ब्याज का हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज का, मूलधन तो वही रहेगा। तो मूलधन हमको बताना, चलिए बता देते हैं। मूलधन क्या करें, साधारण ब्याज में कितने सालों में, 1 साल के लेते हैं, 1 साल में 75 रुपया ब्याज मिलता है,
एक साल में 75 रुपए यानी SI यानी एक साल के ब्याज 75 रुपया। मूलधन निकालना है पी टी टाइम, एक साल रेट अभी हमने निकाल लिया 4 बटे में हो गया 100। तो मूलधन क्या रहा होगा, एक साल में जो 75 रुपया साधारण ब्याज दे रहा है, हम सरल किए तो इसको 25 बार में 25 का जब 75 में गुणा करें तो हो गया 1875। गुणा करेंगे आपका आएगा 1875 रुपया। आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट 1875, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।